बारे में देखिए इसी इलेक्शन में जो बात कही गई, जो 2000 आज से 5 साल पहले इन्हीं दोनों राज्यों में आप उनको आंकड़े वाइज क्रमबद्ध जो बिंदु होता है ना, उसके तरीके से एक एक पॉइंट को लेके देखिए कि जो मैनिफेस्टो में जो वहां की जनता से इस सरकार ने वायदा किया है उसको पूरा किया कि नहीं किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में जितना काम देवेंद्र भाई फडणवीस ने कहा, हमारे पैनलिस्ट मित्र ने ये बात बहुत अच्छी कही कि बताइए कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री जो 5 साल तक अपने 5 साल तक जिसने बिना किसी रोक टोक के, नहीं तो अगर यही कांग्रेस और उसकी एनसीपी की संगत वाली सरकार होती, अब तक 3-4 मुख्यमंत्री बदल जाते। जैसे हमने देखा, हमने अशोक चौहान देखा, हमने पृथ्वी सिंह चौहान देखा, हमने सुशील कुमार शिंदे देखा, और सब भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होकर हटाए गए। चाहे वो आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, चाहे अमरावती का इतना बड़ा घोटाला हो। आप देखिए, जनता नहीं चाहती, जनता को ये बात समझ में आ गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है, जो यहाँ नेतृत्व कहता है वो करता है, वो जमीन पे समाज के अंतिम व्यक्ति से जो खड़ा है उस तक पहुंचाने की कोशिश अगर और कोई सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप राग अलापते रहिए, आप राग अलापते रहिए। देखना चाह रहे हैं वो बहुत सारे डेवलपमेंट के इश्यूज पर भी बात हो रही है जो आप देखना नहीं चाह रहे। आपके पास आ रहा हूं रमेश जी, ये मरकजी हुकूमत के 5 महीनों का जो कार्यकाल है उसका इस दौरे इक़्तिदार का भी कहीं ना कहीं टेस्ट था। अगर इस बार इसी एग्जिट पोल के हिसाब से नताइज में तब्दील हो जाता है तो एक बड़ी मोहर लग जाएगी आवाम की, कि चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, इस पर कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत को आवाम ने पसंद किया। अब संजीव जी चाहे जो भी इल्जाम लगाते रहें कि किसानों की समस्या महाराष्ट्र में नहीं दिखती, 370 काम कर जाता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों को हावी करने में या लेकर आने में बीजेपी कामयाब रही, विपक्ष इसमें नाकाम रहा। इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, ये आप मुझे बताइए। देखिए, जो टेस्ट है उसमें तो सफल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इमरान जी मुझे लग रहा है जो स्थानीय जो राजनीति होती है, क्षेत्रीय राजनीति, उसमें एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जो हमने कभी नहीं देखा। ट्रेंड ये है कि अब उन राज्यों में जो स्टेट के जो एक मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं दब चुके हैं। मैं अभी कैथल में गया हुआ था, तो कैथल में कुछ लोगों से मैं जब बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बगल में प्रधानमंत्री की रैली होती है, बगल में ही अमित शाह जी की रैली होती है, तो उन्होंने 370 की बात करी। जबकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे जब हम घर से निकलते हैं, गांव से निकलते हैं शहर के लिए, वो रोड पक्की होनी चाहिए, हमारे गांव में एक शौचालय होना चाहिए, हमारे गांव में बढ़िया एक एजुकेशन हब होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे थोड़ा पीड़ा है लोगों में कि अब होता क्या। तो वो बात तो फिर जो संजीव जी कह रहे हैं वो सही है कि आपने राष्ट्रवाद का ऐसा जुनून चढ़ा दिया है कि लोग बाकी मुद्दों को भूल जाने के लिए तैयार हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। संजीव जी ने बहुत अच्छी बात की, एक अजीब सा ऐसा नशा चढ़ा दिया लोगों में, और अपने जो एक स्थानीय मुद्दे उस पर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर इसका लब्बो लुबा पूरी देखें, जिस तरीके से आपके स्क्रीन पे आप दिखा रहे हो, तो कमोबेश सारे जो एग्जिट पोल हैं सारे इन पार्टियों को जिताते हुए दिखा रहे हैं जो गठबंधन में है बीजेपी को। लेकिन अब इस हिसाब से ये लगता है कि वहां की जो जनता है वो खुश है। अगर खुश ना होती तो इस तरह का रुझान देखने को नहीं मिलता। तो ये सारी चीजों में कभी कभी जब एनालिसिस हम लोग करते हैं तो एक भ्रम सी स्थिति हो जाती है कि जब एक विदर्भ का जो किसान है वो कहता है कि हम जो आलू की जो खेती कर रहे हैं, वो प्याज की जो हम खेती कर रहे हैं, उसका हमें मूल्य नहीं मिल पा रहा है, फिर हम अपना गुस्सा तब निकालते हैं, ट्रैक्टर में भर के ले जाते हैं, वो रोडों में फैला देते हैं। तो ये स्थिति है। ये गुस्सा इलेक्शन में तो नहीं दिखा, ये गुस्सा वोटिंग में या नताइज में शायद ना दिखे, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। अब कौशिक जी की बात फिर तो विवेकानंद जी से मैं सवाल पूछूंगा, जो बात रमेश जी भी कह रहे हैं, जो बात संदीप जी कह रहे हैं कि आप लोगों के पास वो है नशे की दवा जो आप आखिरी मोमेंट पे पिलाते हैं लोगों को और मदमस्त कर देते हैं, उसके बाद सारा किसान भी भूल जाता है कि उसकी क्या तकलीफें थी 5 साल और किस तरह की उसकी प्याज की तकलीफ थी या दूध की तकलीफ थी या बाकी मसाइल थे, या किसानों के आत्महत्या का मसला या बेरोजगारी का मसला, सारा मसला, सारी बातें खत्म हो जाती है। तो है फिर आपके पास कला, और इसमें विपक्ष इस कला का मुकाबला करने में नाकाम है। नहीं इमरान जी, इस चीज को हम ऐसे देखते हैं। आप देखेंगे कि अब देखिएगा कि कैप्टन लेस एंटायर कैंपेन, सारी कैंपेन की प्रक्रिया, अगर इश्यूज है तो इन इश्यूज को भून करके उनको एक स्ट्रांग मूवमेंट, धरना प्रदर्शन जो भी हो सकता है वो करने में विपक्ष नाकामयाब क्यों रहा। विपक्ष के इतने बड़े नेता जो है एक मास एग्जॉडस के तौर पर एक के बाद एक
सारे अपने एनसीपी और कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? मैं इसका कारण देता हूं। इतने सारे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, आप देखिएगा कि आर्टिकल 370 कितने सालों से इशू है। एनआरसी वाला इशू 1985 में एक अकॉर्ड साइन होता है राजीव गांधी और वहां के आंसू के स्टूडेंट्स के बीच में, वो अब तक वो इशू पेंडिंग क्यों है? राम मंदिर जैसा जो इशू है इतने लंबे समय तक क्यों है? ये सरकार के आने के बाद ही यही तो मैं नहीं, मैं कह रहा हूं कौशिक साहब, ये सरकार आने के बाद ही इन इश्यूज पर क्यों डिस्कशन होने लगा है? क्योंकि लोगों के मन में एक विश्वास जा रहा है कि ये सरकार एक इच्छा शक्ति वाली सरकार है। जो भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है अगली जनरेशन को पास ऑन नहीं किए जाएंगे, ये इशू अभी ही सॉल्व किए जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो कौशिक साहब वही देखना चाह रहे हैं जो उनको कन्वीनियंट लगता है। वो विषय जो इश्यूज है, लोकल इश्यूज है, लोकल इश्यूज पर भी बात हो रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ नेशनल इश्यूज को लेकर के जिस प्रकार से हम एग्जिट पोल देख रहे हैं, जिस प्रकार से रिसाउंडिंग मैंडेट दोनों भी राज्यों में मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। संजीव जी, आप वही देखना चाहते हो जो आप इसको ऐसे नहीं समझिए। आपने जो इन पर इल्जाम लगा दिया, मैंने वो रख दिया ना सवाल। अब मेरा सवाल आप सुनिए। हमारे रिपोर्टर भी लोगों के बीच रहे, हम खुद देख रहे थे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जब वोटिंग चल रही थी, तो वो बात कर रहे थे उससे पहले, मतलब जो बाहर निकल कर आ रहे हैं वोट करके, कि भाई आपके तो बहुत सारे इश्यूज थे, क्या उस पर आप लोगों ने वोट दिया? तो उनका कहना था कि भाई ये व्यक्ति, यानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए वो कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, देश अगर सुधर जाएगा, संभल जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा तो ये वाले हमारे जो लोकल मुद्दे हैं वो भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये परसेप्शन है, ये बनाने में तो कामयाब रहे। अब आप इसको राष्ट्रवाद की गोली कहें, चाहे कुछ कहें, लेकिन ये तो ये है ना, ये हो गया ना। ये चुनाव स्थानीय मुद्दे पे नहीं है, ये चुनाव लोकल इशू पे नहीं है, यही कहना चाह रहे थे ना वो यही कहना चाह रहे थे कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ही ये चुनाव। तो बीजेपी इसमें कामयाब रही ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कामयाब, और राष्ट्रीय मुद्दे क्या, आप राष्ट्र को टुकड़ों में देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि बार-बार राष्ट्रवाद की बात आप इसमें ले आते हैं, इसके अलावा कौन सा मुद्दा आप मुझे बता दीजिए। राष्ट्रवाद में भुखमरी नहीं आता, राष्ट्रवाद में गिरती अर्थव्यवस्था नहीं आती क्या? राष्ट्रवाद में किसानों की आत्महत्या नहीं आती क्या? हमेशा राष्ट्रवाद से अलग है, एक नई विभाजित करके देखना चाहते हो और उसी के आधार पर आप राजनीति करते आए हो। अभी वो उस प्रकार की जो धांधलीबाजी है लोगों को पसंद नहीं आ रही है। क्या है? जिलानी साहब जवाब दीजिए। जिलानी साहब जवाब दीजिए। देखिए, कौशिक साहब ने बात करी, इन लोगों के पास मैं बार बार कह रहा हूं कि वो उस माइन्यूट सी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी जहां काम कर रही है उस पे इनका ध्यान ही नहीं जाता। किसान क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ आया? क्योंकि किसान से जो पहले वायदा 5 साल पहले खट्टर साहब जब आए थे और उस वक्त हुआ था, उन पे यकीन किया गया। और जो नया संकल्प पत्र है, जिस संकल्प पत्र में अभी ये पता नहीं कहां से लेके आ जाते हैं, राष्ट्र का एक इनके दिमाग में एक फितूर चढ़ा हुआ है, ये मुद्दा लेके आते हैं। देखिए बीजेपी ने क्या कहा, बीजेपी ने कहा है कि फिर क्यों वोट पड़े हैं। आपको मैं बताऊं, सुबह से मैं देख रहा हूं, इसलिए पढ़े हैं कि बीजेपी ने कहा है 2022 तक अन्नदाताओं की आय दोगुना करने का लक्ष्य है। सभी को सिंचाई सुविधा, हर खेत को पानी, ट्यूबवेल, शिफ्टिंग पॉलिसी तैयार करेंगे। 1000 करोड़ रुपए खर्च करके राज्य में 23,000 नहरों पे बनी सभी पुलों को उचित रखरखाव एवं नवीनीकरण को सुनिश्चित करेंगे। ये हरियाणा के किसानों के लिए बात कही गई है संकल्प पत्र में। आपको किसानों के लिए 1 लाख सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा, सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के माध्यम से किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बनाएंगे। हर फसल की खरीद सुनिश्चित करेंगे। आपको लगता है इनके नेता ने वहां पे टिकट दे दिया और कह दिया भैया आप चुनाव लड़ लो। हमारे कार्यकर्ता जो होते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत कड़ी होते हैं। कार्यकर्ताओं ने जमीन से जुड़े होते हैं, ये भी कह दीजिए। आपके टपके हुए नहीं होता, मैं आपको कल की एक बात बताऊं, मैं किसी इलेक्शन में कितने कार्य जा रहा था हरियाणा में, जिनको आपके लोगों ने जमीन से जुड़े हुए कार्य करता है। हरियाणा में आपके बागी कितने खड़े हुए थे, वो खेल बिगाड़ेंगे। आपके 75+ को पलीता वही लोग लगवाएंगे। नहीं, ये तो अभी एग्जिट पोल है ना, ये भी एग्जिट पोल है, अच्छे लग रहे हैं। आपका इमरान साहब ये भ्रम है, मैं आपको कह दूं कोई पलीता नहीं लगने जा रहा है। क्योंकि राजनीति में जो लोग स्थिरता नहीं समझते हैं, जो पेशेंस में नहीं रहते हैं, उनको लगता है कि सत्ता में चुनाव जीत के और हम बागी बन के चुनाव जीत के सब कुछ कर लेंगे। वो उनका लक्ष्य सेवा भाव नहीं होता है। सेवा भाव वो होता है कि अगर टिकट नहीं भी मिला तो आपको संगठन के साथ
खड़े रहना है, संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। इसलिए जनता इन जैसे निर्दलियों को बार बार नकारती है। और आप देख लीजिए जितने भी सर्वे आए हैं उसमें निर्दलियों को इस बार हरियाणा में कहीं जगह नहीं है। एक दो सीटों से ज्यादा निर्दलियों को कोई भी सर्वे, कोई भी चैनल, कोई भी एजेंसी नहीं दे रही है। इसलिए नहीं दे रही है कि लोगों को समझ में आ गया है वो अपना वोट नहीं खराब करना चाहते किसी भी आजाद उम्मीदवार के साथ। वो चाहते हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है जो सरकार चला रही है कांग्रेस में वही हाल है। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कांग्रेस को अपने रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि सामने वाला इतना माहिर पासा फेंकने में है कि उस पासे को समझ पाना, जो अगली चाल है उसको समझ पाना कांग्रेस के लिए अभी मुश्किल हो जा रही है। कितना टाइम लगेगा कांग्रेस पार्टी को ये समझने में? संदीप जी कितना वक्त लगेगा? 2014 के बाद से समझ ही रहे हैं, कितना वक्त लगेगा? 70 साल तक चुनाव में जो नारे होते थे वो ये होते थे कि हम भूख से किसी को नहीं नारे ही लगाते रहे, नहीं होने देंगे, गरीबी मिटाएंगे। 70 साल पहले लोकसभा में आप समझ नहीं पाए, रियासत के चुनाव में आप समझ नहीं पाए, कब समझेंगे? चुनाव में सभी स्ट्राइक नहीं हुआ करते थे, राजीव गांधी साहब ने कहा। अरे तो सर ये जो नई रणनीति है इनकी, उसको समझने में कितना समय लगेगा? 10 साल, 20 साल, 25 साल, कितना समय लगेगा? ये तो कांग्रेस की लीडरशिप की नाकामी है, इमरान में ये तो उनके रणनीतिकारों की नाकामी है। रीजन वाइज पूछा कि 2-4 नाम बता दीजिए महाराष्ट्र के नेताओं की, ये नहीं बता पाए, तो ये कैसे चुनाव? की बात नहीं, हम इनको इनके सरकार के बारे में बता रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो में एक आदमी इनका साथ छोड़ के महाराष्ट्र में चला गया, एक आदमी इनका साथ छोड़ के हरियाणा में चला गया। जिस दिन चुनाव का ऐलान होता है उस दिन इनके पूर्व अध्यक्ष जो 10-15 दिन पहले हटाए जाते हैं, अशोक तंवर, वो छोड़ के दूसरे खेमे में चले जाते हैं। ये भारत देख रही है, वो राज्य देख रहा है। फिर आप क्या नीति देंगे? क्या नेता, जब नेता ही नहीं होगा तो आपकी नीति पे कौन यकीन करेगा? आपका कोई मैनिफेस्टो ऐसा नहीं आया जिसमें कोई अट्रैक्शन हो। आपने कभी अपनी जो रणनीतिकार आपके रहे उन्होंने भ्रष्टाचार पे कभी कोई बात नहीं करी। आप पता नहीं कौन सी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। खेतों में आए, हरियाणा जो है वो गांव का राज्य कहा जाता है। हरियाणा में अगर आप देखें, आप तो लगातार हरियाणा पे भी नजर बनाए हुए हैं, ये मनोहर लाल सरकार ने वाकई अच्छा काम किया है हरियाणा में जिसका फल मिल रहा है, या फिर विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाया उसका परिणाम है ये जीत जो मिलती हुई नजर आती है एग्जिट पोल में? नहीं, काम देखो निश्चित तौर पे अच्छे हुए हैं, वहां की जनता खुश है और स्थानीय मुद्दे जितने पहले इन्होंने, जनता खुश है तो फिर आज वोट करने के लिए ढंग से क्यों नहीं निकली? देखो वोटिंग जब होती है, परसेंटेज 2014 से कम हुआ है, आप भी जानते हैं। वोटिंग जो प्रतिशत जब घटता है और बढ़ता है उसके दो कारण होते हैं। अगर वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो तो ये कहा जाता है कि वो सत्ता विरोधी है। अगर यथावत रहता है, कम रहता है, तो ये मान के चलिएगा वो जो वोटिंग प्रतिशत होता है वो सिटिंग गवर्नमेंट के साथ रहता है। वो इसलिए रहता है कि उसमें जो रुझान जो कम होते हैं, जो लोगों की उदासीनता होती है, वो विपक्षी पार्टियों के अंदर होती है। मुझे लगता है वैसा ही हुआ है। अभी हमने हरियाणा में कई जगह पे अभी दौरा बीच में करा था, तो कई लोगों से हमने पूछा कि खट्टर साहब के काम से वो कितने खुश हैं, तो कम से कम कमोबेश मान को 10 से 8 का फीसद ऐसा रहा होगा जो वहां के लोग खुश हैं। तो 10 और 8 का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता। लेकिन दूसरी बात, एक बात मुझे गांव की कहावत याद आ रही है। कहावत का उदाहरण ही था, हमारे गांव के दशहरे के वक्त एक दंगल होता था, तो उस दंगल में आसपास के जितने पहलवान थे वो लड़ा करते थे। लेकिन उसी समय एक बगल के गांव में एक ऐसा पहलवान पैदा हो गया, वो सबको पटक देता था। एक दशहरा हो उसने सबको पटक दिया, दूसरा दशहरा है उसमें सबको पटक दिया, तीसरे दशहरे में ऐसी नौबत आई उसके सामने कोई नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने कहा जाएंगे तो पटक देगा। तो स्थिति मुझे लग रहा है विपक्षी पार्टियों को इसी तरीके से हो गई है कि अब एक ऐसा सियासी ऐसा जादूगर आ गया है ना, उसके सामने हमारी बिसात तो बिछने वाली है नहीं। ये जो तंवर साहब का 4 घंटे पहले कांग्रेस छोड़ना, दूसरी पार्टियों के पास जाना और लगातार एक बड़े बड़े विकेट गिरना, मुझे लग रहा उसी का परिचय की बार किसकी सरकार एग्जिट पोल आ चुके हैं अलग अलग एजेंसियों के और चैनल्स के, और उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद वापसी करने जा रहा है और यह करीब करीब तय हो चुका है एग्जिट पोल के हिसाब से। नताइज के लिए हमें वोट करना होगा और यह माना जाता है विवेकानंद नरताम जी की एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार ना हो जाए। और जिस तरह से एग्जिट पोल कांग्रेस को और अन्य को बेहद कम सीटें दे रहे हैं,
उन सीटों में बढ़ोतरी कर पाना, अगर करेंगे भी तो कितना करेंगे, ये भी साफ समझ में आता है। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही रियासतों में भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है। इसमें बहुत ज्यादा संकोच या संशय होने की बात बिल्कुल नहीं है इमरान जी। उसके एक दो कारण मैं बताऊंगा। एक तो है कि आप महाराष्ट्र में भी अगर देखें, मतलब आपकी नशीली गोली में, राष्ट्रवाद की नशीली गोली में बड़ा दम था, राष्ट्रवाद की जैसा नशा कि संदीप जी का इल्जाम। नहीं, वो संजीव जी तो कहते रहते हैं, उनको कहने दीजिएगा कि राष्ट्रवाद ही एक सिर्फ नशा नहीं है। आप मुझे बताइए, अभी जो पीएमसी का जो बैंक का घोटाला हुआ है, इसी के साथ में एनसीपी के दूसरे नंबर के जो बड़े नेता है प्रफुल्ल पटेल साहब के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं, इसका ये किस बात का द्योतक है, इस किस बात की ओर इशारा कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पर जो है, अब जैसे अभी जिलानी साहब भी कह रहे थे, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी उनको पूरी वो जो डोर है उनके हाथ में थमाई गई। अब तक वो तंवर साहब थे और तंवर साहब खुद छोड़ के भागे और वो दूसरे और अन्य कैंडिडेट्स को सपोर्ट करे। ऐसे हालातों में सिर्फ आप ये मत जाइएगा कि एग्जिट पोल में क्या हो रहा है, जो भी ग्राउंड रियलिटी पे जो भी हो रहा है, लोगों के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। यही एक कारण है, जैसे जिलानी साहब जैसे सर कह रहे थे कि बात यह है कि जब पार्टी जो पावर है, एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर ही नहीं है, लोगों में इतना ज्यादा उत्साह होने की कोई संभावना होती नहीं है। अब जैसे वो तभी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है जब वो चेंज चाहते हैं लोग। यहाँ पर चेंज की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो लोगों को मानना ही है कि बीजेपी आ रही है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा इस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है यहाँ पर, ये कारण है। नहीं नरोत्तम जी, जैसे 2013 का जो दिल्ली का जो आकलन था, उस समय जो एग्जिट पोल आए थे, वो घाव मुझे लग रहा अभी डर है लोगों को, क्योंकि उस समय तो आंकड़े ही पूरे पलट गए थे। जब बीजेपी की सरकार सब चैनलों ने बनवा दी थी, लेकिन नहीं बन पाई, और फिर आम आदमी लेकिन यहाँ पर रमेश जी, आप सीटों का डिफरेंस भी तो देखिए। कांग्रेस की हालत आप देखिए, सभी एग्जिट पोल किस कदर खस्ता बता रहे हैं दोनों ही रियासतों में। ये भी एक सच्चाई है, कितना गेन कर पाएंगे। और बात लीडरशिप की भी होती है ना, चेहरे की भी होती है। अगर उस मुस्तैदी से भी लड़ा भी जाता तो हम इन एग्जिट पोल को गलत मान सकते थे या कमजोर मान सकते थे या इनमें कुछ भी हो सकता मान सकते थे। जब दिख रहा है कि वैसा लड़ा ही नहीं गया, लीडरशिप का अभाव था मकामी स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी, तो वो तो दिखेगा। लेकिन बड़ा तरस आ रहा देख के, जो कांग्रेस जो मुख्य पार्टी जो कभी हुआ करती थी विपक्षी, वो बिल्कुल ये देख के बड़ा तरस आ रहा, क्योंकि अगर हम देखें तो ये कभी निर्दलीय के पार्टियों के हुआ करते थे इतना रुझान, और छोटी पार्टी जैसे सपा बसपा वगैरह अगर दूसरे प्रदेशों में लड़ती थी तो उनकी सीटें होती थी इतनी, अगर देखा जाए तो ये अफसोस की बात है। अफसोस की बात है, यहाँ पर विपक्ष को या बिलखुसूस कांग्रेस को नए तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। यासिर जिलानी जी, आपके लिए अभी 3 दिन खुश होने के तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, ये 3 दिन नहीं, खुशी और गम की कोई बात नहीं। हमने दोनों राज्यों में एक बेहतरीन सरकार रही। दोनों मुख्यमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल में समाज के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करी। समाज का किसी भी हिस्सों को कभी छोड़ने की कोशिश नहीं की गई। सबको साथ लेके चलने की बात जो कही, जो वायदा किया, उसको करा। और आप जब इस तरह के कार्य करते हैं तो लोग आपसे खुश होते हैं। आपने देखा, आपके खुद के चैनल के जो पत्रकार बंधु हैं, जब वोटिंग पड़ रही थी तो लोगों से रिएक्शन लेते हैं। उस वक्त जो रिएक्शन लोगों का था, जिन लोगों का वो क्लियर दिख रहा था, क्लियर उनका जो माइंडसेट था वो क्लियर था, उसको तो आप जाके अंदर से नहीं कोई इधर उधर कर सकते। वो लोग जो खुश हैं, जो पिछले 5 साल में अगर हरियाणा में जो वायदा किया था, जो जिस तरीके से नौकरी की बात करी गई थी, जिस तरीके से किसानों के लिए बार-बार वोटर खुद कह रहा है कि मुझे नेशनल मुद्दों में मजा आ रहा है, आप हरियाणा की बातें गिरा रहे हैं। उसने नेशनल मुद्दों पर वोट किया है। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जिलानी साहब कितनी नौकरियां दे दी आपने? जिलानी साहब ये मान लीजिए ना, ये मान लीजिए मोदी के नाम पर वोट पड़ा है। देखिए, नौकरी मोदी के नाम पर वोट पड़ा है। इससे बड़ा फक्र की क्या बात हो खट्टर सकती है? साहब और बड़ी साहब के काम पर वोट नहीं पड़ा है। इससे बड़े गर्व की क्या बात हो सकती है इमरान साहब की, जिसका प्रधानमंत्री इतना मजबूत इरादे का हो, जिससे जो दुनिया के आज दुनिया के दूसरे देश, आप यकीन नहीं होगा, आज भारत का मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आईफोन का एक पैकेज देख रहा था। आईफोन के पैकेज के पीछे उसका पूरा डिटेल लिखा हुआ था। उसमें असेंबल्ड कहां लिखा गया
वो भारत लिखा था, जो आईफोन हम सोच नहीं सकते थे। ये कितना गर्व की बात है। तो अगर हम अपने प्रधानमंत्री की बात को, जिन्होंने इतने बड़े बड़े कदम उठाए, आप चर्चा कर रहे हैं 370 का, आप चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान को धूल चटाने का, पाकिस्तान को हाशिए पे पूरे दुनिया में पाकिस्तान को मेड इन इंडिया लिखा हुआ आपने दिखा दिया करने का, लेकिन तो हमें गर्व होना चाहिए। और तमाम लोगों को जो भारतीय हैं उन्हें गर्व होना चाहिए। उन्हें प्रधानमंत्री से सवाल करने का कोई हक नहीं बनता। हम राज्यों की जो सरकारें हैं उनके मुद्दों पे भी बात करना चाहिए। ये भूल गए। इनके पास देखिए जब कहीं कुछ नहीं रहता है सवाल उठाने का, तो ये फौरन पाकिस्तान लेके आ जाते हैं। अरे पाकिस्तान आप लेके आते हैं फौरन। अरे आप जाके चेक तो करो, आप आंकड़े चेक करो। मैं वही कह रहा हूं। आज हरियाणा में किसी भी डिपार्टमेंट में आप आईफोन के कराने जाएंगे, महाराष्ट्र के किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कराने जाएंगे, 100% ईमानदारी के साथ काम होगा। आज युवाओं को अगर रोजगार मिला है तो पैसे नहीं देने पड़े, पैसे नहीं देने पड़े। उन्होंने अपने मेहनत से जो पढ़ाई करी और जो उनके भाग्य में था, जो उन्होंने क्लियर करा, वो सामने आया और उन्हें नौकरी मिल गई। इसलिए खुश है। अरे नौकरी मिली है, इसीलिए ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ये आपके सामने है। अगर नौकरी नहीं मिली होती तो आज आंकड़ा उल्टा होता। जिलानी साहब, नौकरी से लोगों को निकाला जा रहा है, जैसा कि इनका इल्जाम है। नहीं, जैसा कि इनका इल्जाम है। नहीं, आप बेरोजगार हो गए, कांग्रेस बेरोजगार हो गई, जेजेपी बेरोजगार हो गई, आईएनएलडी बेरोजगार हो गई हरियाणा में, वहां एनसीपी बेरोजगार। अच्छा, आपको मैं इमरान साहब बताऊं, आप हमारी चिंता इनसे सवाल पूछिए कि आज एयर इंडिया की जो हालत इतनी बुरी करी किसने करी? इसी प्रफुल्ल पटेल ने। उनके जब वो उसके मंत्री थे उस महकमे के, इतना ज्यादा हमारे ऊपर बोझ बढ़ा दिया, इतना बोझ बढ़ा दिया कि उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, रिकवरी नहीं हो पा रही है। और अब देखिए, अब लोग भूले नहीं है, लोग जो काम करते हैं वो किसी से, वहां के एम्प्लॉय से अगर आप बात करेंगे एयर इंडिया का, तो वो प्रफुल्ल पटेल को अच्छे अल्फाजों से उनका जिक्र नहीं करता है। और इस तरह के घोटाले इन लोगों ने किए, इस तरह के घोटाले इन लोगों ने किए, तो देश का प्रधानमंत्री हमारी जनता और भुगती हुई जो जनता है, इनको भी कई सालों तक बख्शने वाली नहीं है। पता है यासिर जिलानी साहब, इनके कुछ नहीं, यासिर जिलानी साहब, कुछ सवालों के तो आपको जवाब देने पड़ेंगे। अगर आप फिर आप बीएसएनएल पर भी बोलिए। आप जैसा कि इनका इल्जाम है कि कुछ जगहों पर लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, उस पर बात कीजिए। प्रचार किया इमरान साहब, प्रधानमंत्री ने जियो का प्रचार किया और बीएसएनएल को बंद करने की बात कर रही है। आके तीर छोड़ दे, लाखों हम हर चीज पे हम लोग बात नहीं कर सकते। कब वो बेरोजगार हो जाएंगे? बीएसएनएल में क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए? इनको कुछ जानकारी नहीं है। इनके पास सिर्फ ये है कि इसको जाके क्या हो रही है आप ही बताइए। हमारी जानकारी कमजोर है तो आप हमारी ये सारे बड़े चैनल जो हमारी जानकारी आप दुरुस्त कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से रेड कलर में जो आपको एजेंसी का नाम आ रहा है, उस एजेंसी में आप देखिए, अरे आप उस एजेंसी में आप देखिए कि सारे बड़ी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में चुनाव को जीतते हुए दिखाई दे रही है। अगर ये रिजल्ट आता है तो आप समझ सकते हैं कि दोनों राज्य की सरकारों ने कितना शानदार काम किया है। फिर आप क्या बोलेंगे? अभी तो आप 3 दिन बोल लेंगे। रमेश ठाकुर जी जो बातें आप उठाई हैं, संदीप जी जो बातें उठा रहे हैं, आमूल परिवर्तन करने की उसमें उसको क्या देश की आवाम भूल गई है? मुद्दा बेरोजगारी का इन इंतखाबात में, खासतौर से विधानसभा इंतखाबात में नहीं चला, किसानों का मुद्दा नहीं चला, जैसा कि विपक्ष बार बार कहता रहा। ये जो बात संदीप जी उठा रहे हैं, इन सब मुद्दों के से बढ़कर के आईफोन के पीछे अगर भारत लिखा है तो वो मेरे लिए गर्व की बात है। ये मुद्दा हावी रहा, जिस राष्ट्रवाद की बात संजीव जी कर रहे हैं वो तमाम चीजें हावी रही, यही कामयाब हुआ। ऐसा ही एग्जिट पोल बता रहे हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता है। मैं कुछ चीजों में, कुछ बातों में गिलानी साहब से सहमत नहीं हूं। दोनों स्टेट की बात करो जहां पे आज चुनाव संपन्न हुआ है, महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कुछ ऐसे मुद्दे हैं वो आज भी यथावत हैं, उन पे काम नहीं हुआ। अब आप हरियाणा की बात आ जाओ, हरियाणा में रोजगारी का मुद्दा जो 2014 में इन्होंने मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था भाजपा ने, ठीक है, वो काफी हद तक पूरा नहीं हो पाया है। अब रही बात पूरे देश की, अगर बात करें, रोजगार की बात करें, ठीक है, आपने किसी सेक्टर में बहुत अच्छा करा। उड्डयन मंत्री जब प्रफुल्ल पटेल थे, उन्होंने अपनी नाकामियों से या किसी भी तरीके से अपनी गलत नीतियों के जो करा, उसका खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं आज जहां पे काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ा तो रोजगार का मुद्दा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने देखा है
ये खबर सुनने को आ रही कभी 10,000 लोग निकाले जा रहे हैं, कभी 5,000 लोग निकाले जाते हैं। तो उनका सब निचोड़ देखे जब एक फोन हमारे पास में होता, ठीक है, हमें लगता है इसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन इसको बनाने वाले कौन है? क्या हम लोग हैं? क्या हमारे बच्चे हैं? वो होना चाहिए। वो बहुत बड़ी मजबूरी हमारे साथ बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी का जो मसला हल करने की जो बातें कही गई थी, चाहे 2014 में कही गई हो, चाहे 2019 में बीते लोकसभा चुनाव में कही गई हो, मुझे लग रहा है इमरान जी उस पर ज्यादा काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। जब हम जाते हैं, गौर खोज करने की जरूरत है। अब देखना ही होगा कि लोगों ने इन सारे मुद्दों को छोड़ करके किन मुद्दों पर वोट किया है। उसके नतीजे तो 24 तारीख को नजर आएंगे और उस पर फिर हम तफसील से बात करेंगे। ऐसी जान से मैं माफी चाहता हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लोग मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला 24 तारीख को और उस पर और गौर खोज करेंगे। जब नतीजे होंगे तो आप सब मेरे साथ होंगे और उस पर तफसील से बात करेंगे। तो फिलहाल बीजेपी के लिए 3-4 दिन खुश होने की बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एग्जिट पोल उनकी सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए जी सलाम।